सब बच्चे ध्यान दें, कभी भी चेक करना है कि अल्कोहल कैसा है, तो आपको क्या करना होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, दो से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, तीन से जुड़ा है तो आप ये समझ जाओ ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ये ऐसा लिखा है तो ये कैसा अल्कोहल हो गया, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है। आपको चेक करना होता है OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। समझ रहे बात को, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। समझ सकते हैं ये कैसा अमीन है पहला वाला, सुनो समझ जाओ, सुनो इसमें गलती हो सकती है तभी मैं आपको बता रहा हूं। अमीन्स में क्या होता है, अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा है वो चेक करना होता है। नाइट्रोजन, जरा ध्यान से सुनो बात को, वरना देखो ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, ध्यान रखना वरना गलती कर जाओगे। सेकेंडरी अमीन होता है R2NH, टर्शियरी अमीन होता है R3N। नाइट्रोजन जितने कार्बन, लिख लो, उस बात को लिखने में शर्म मत करो, बहुत बच्चे गलती करते हैं। नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच्ड होता है वैसा अमीन होता है। नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच्ड होता है वैसा अमीन होता है। नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच्ड होता है वैसा अमीन होता है। तो नीचे वाला भी एग्जाम्पल कौन सा माना जाएगा, क्योंकि N एक कार्बन से अटैच्ड है। ध्यान रखना कंफ्यूजन होता है, अगर वक्त खराब होगा ना तो कई बार जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना ये नीचे वाला भी प्राइमरी अमीन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर प्राइमरी अमीन है तो उसमें NH2 ग्रुप तो हो गई। अगर प्राइमरी अमीन है, एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था सर C4H11 N के अंदर कितने प्राइमरी अमीन बन सकते हैं, तो पहले NH2 हटा दो। अगर प्राइमरी अमीन है तो उसमें NH2 ग्रुप तो अलग होगा। अब जो बाकी बचा हुआ है उसके पॉसिबल बना बना के देख, बना बना के देखने पड़ेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं टॉपिक पर ऑटोमेटिक आपकी ग्रिप आती चले। सेकेंड रो पे आ जाओ आगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ग्रिप बनती चली जाएगी। हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए पहले क्या था, जैसे ये कार्बन है,
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। पहले माना जाता था कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन है फ्रीली रोटेट करेगा, फ्रीली रोटेट। बट जब प्रैक्टिकली देखा कि रोटेशन फ्री नहीं होता, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, रुक रुक कर। ऐसा क्यों होता होगा? आप ये सोचो, जो आपको ऊपर एच दिखाई दे रहे हैं, कभी तो ये एक दूसरे के नजदीक होते होंगे, कभी थोड़ा दूर चले जाते होंगे। जब नजदीक होते होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करते होंगे। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करते होंगे? रिपेल करते होंगे। और जब रिपल्शन आता होगा तो स्पीड कम हो जाती होगी, और जब रिपल्शन कम होता होगा स्पीड बढ़ जाती होगी। तो मतलब जो रोटेशन है वो फ्री ना होकर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड टाइप का रोटेशन है। ये कंपाउंड इथेन है। आप समझ लो, इसको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको। ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको बोलते हैं 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। समझने की कोशिश करना मैंने क्या बनाया है। कुछ कुछ आप ऐसा समझ लो, कभी आपने वो नहीं होता रस्सी के ऊपर जो करतब दिखाते हैं, सोचो ऐसे दो रस्सी, ऊपर एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है। इमेजिन कर पा रहे हैं? तो आप ये देखो, इस कंडीशन में इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी जब दोनों बिल्कुल सीधे सीधे हैं। अगर डिस्टेंस मिनिमम होगी तो रिपल्शन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। रिपल्शन मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। बट अगर आप एक बात देखो ध्यान से, इसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म। सब अच्छे फॉलो करें, क्या बोलते हैं इसे? इक्लिप्स्ड फॉर्म। और एक ये इमेजिन करो आप, इस बार मामला उल्टा है ना? इस बार आप ऐसे इमेजिन करो कि अब ये वाला एच और ये वाला एच मैक्सिमम दूरी पर है, या फिर इस इन एच के बीच की दूरी बढ़ गई। समझ रहे? एच की दूरी बढ़ रही है। अगर एच की दूरी बढ़ रही है, अगर ये एच की दूरी बढ़ रही है तो रिपल्शन, रिपल्शन कैसा होगा? कम होगा। अगर रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा। एक बार फिर से देखो, मैं आपको इथेन का कन्फॉर्मर बना रहा हूं, बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपको पता होना चाहिए 100 हॉर्स। इसमें हम इस तरीके से बनाते हैं। अगर आप यह सामने से देखो तो आप बताओ, इस वाले के पीछे वो पूरा छुप जाएगा। छुप जाना मतलब इक्लिप्स्ड। तो ये कहलाती है इक्लिप्स्ड फॉर्म। बेटा सिर्फ ध्यान दे टॉपिक पर। और एक कंडीशन देखो ये बनेगी, ठीक है? इसको तो फिक्स कर रखा, इस बार ऊपर दो, इसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। और इनके इक्लिप्स स्टैगर्ड, सॉरी, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच की कोई भी कंडीशन, उसको हम बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। पहले आप एक बार बना लो फिर दोबारा समझाऊंगा। एक बार पहले बना लो फिर दोबारा समझाऊंगा।
इक्लिप्स का मतलब छुप जाना, समझ रहे? जैसे कि आप किसी के पीछे छुप जाओ, उसे बोलेंगे इक्लिप्स्ड। जो ऊपर वाला एच है, ये एच है, आप समझ लो, ये एच है। तो जो ऊपर वाला ये एक दूसरे को छुपा लेंगे। अगर आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, तो इस वाले एच के पीछे वो वाला एच छुप जाएगा, इस वाले एच के पीछे ये वाला एच छुप जाएगा। तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। और इसमें क्या होगा, जब एच और एच के बीच की दूरी सबसे कम होगी, एच और एच के बीच की दूरियां कम होंगी, तो आप समझ सकते हैं रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। ये 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। इससे बेटर जो माना जाता है, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? सब बच्चे ध्यान से देखना, इसमें भी इतना अच्छा समझ में नहीं आता। जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, जिसे बोलते हैं न्यूमैन, ये बेटर समझ में आता है। जरा एक मिनट देखना सब बच्चे। कोई भी बच्चा आपस में बात ना करे कि मुझे क्लास में टोकना पड़ता है, अजीब लगता है। देखो जरा, ये एच है, ये फ्रंट कार्बन है जो आप देख रहे हो। इक्लिप्स में क्या होगा, इसके जस्ट पीछे ऐसे दिखा देते हैं, आप ऐसे समझ जाओ कि ये बस इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड। ठीक है, अब देखो, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। और इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच की कोई भी कंडीशन, जो बच्चे सीरियसली पढ़ नहीं रहे ना, मैं बहुत बुरी तरह से बेनकाब करूंगा, उनको ध्यान रखना। और इस गलतफहमी का शिकार मत होना कि सर को पता नहीं चलता होगा, क्योंकि मेरी क्लास में अगर बैठे हो तो ढंग से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। आप देखो जरा, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, अगर कोई आपसे पूछे इथेन के कितने कन्फॉर्मर पॉसिबल है, जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं वो कहते हैं 3। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होता है वो कहते हैं इनफाइनाइट। समझ जाइए, स्क्यू तो बहुत सारे बन सकते हैं। हमने क्या कहा, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच की कोई कंडीशन।
इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच की कोई भी कंडीशन है जिसको हम स्क्यू फॉर्म कह रहे हैं। तो कोई आपसे पूछ रहा है इथीन के कितने कन्फॉर्मर पॉसिबल है, तो आंसर होता है इनफाइनाइट। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड। सबसे कम स्टेबल कौन है? इक्लिप्स्ड। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? किसकी? इक्लिप्स की। अब जरा थोड़ा सा इमेजिन करो, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अब आपको ये समझ में आ गया दो कार्बन है, ये समझ में आ गया। आप एक कार्बन को इमेजिन करो फिक्स कर लिया, अब दूसरे कार्बन को आप धीरे धीरे घुमा रहे हो, तो आपको पता है रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। जब H और H पास आएंगे रिपल्शन बढ़ेगा, और जैसे ही वो दूर जाएंगे रिपल्शन कम होगा। आप सोचो किसी चीज को आप घुमा रहे हैं तो उसमें रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है। तो आपका जो मूवमेंट होगा, जब रिपल्शन कम होगा वहां स्पीड बढ़ जाएगी, जहां रिपल्शन ज्यादा होगा स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है। इस टाइप का जो रोटेशन है इसे बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेट तो कर रहा है पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। समझ गए वर्ड को? तो आप रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है। अब जरा एक बात सुनो, जरा इमेजिन करना बहुत ध्यान से। ये कौन है? इथीन। ठीक है, ये इथीन है। सब बच्चे ध्यान दें, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। CH3 H H CH3। अभी कंपाउंड कौन सा हो गया? CH3 CH2 CH2 ब्यूटेन। अगर आप देखें ब्यूटेन में और इथेन में डिफरेंस क्या आ गया? H की जगह CH3 आ गया, H की जगह CH3 आ गया। ठीक है, समझ गए बात को? अब जरा एक मिनट देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है अगर आप ध्यान से समझोगे। फ्रंट कार्बन तो फिक्स रहना है, CH3 H। ठीक है, अब देखो जरा, सब बच्चे ध्यान से देखें। CH3 H, पहली कंडीशन हमने फिर 60 का रोटेशन दिया। 60 का रोटेशन देने पर क्या होगा बताओ? इस वाले H के पीछे कौन आ जाएगा? CH3, और इसके पीछे H, इसके पीछे H। फिर हमने 60 का रोटेशन दिया, CH3 H, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। पहले एक मिनट समझ लो फिर बाद में नोट कर लेना। फिर हम 60 का रोटेशन दे रहे हैं, CH3 H H। फिर 60 का रोटेशन, CH3, और फिर 60 का रोटेशन। बहुत ध्यान से लास्ट वाला, CH3 के पीछे कौन आ गया इस बार? CH3। ये हमने 6 फॉर्म बनाई। क्या आप बता सकते हो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सबसे ज्यादा रिपल्शन, देखो सबसे ज्यादा रिपल्शन कब होगा?
जब बड़े बड़े ग्रुप, जो सबसे बड़े बड़े ग्रुप है, जब बहुत नजदीक होंगे, जब बड़े बड़े ग्रुप सबसे नजदीक होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वाली कंडीशन को बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड। जैसे कि एक कंडीशन सुनो, आपके फादर आपकी पिटाई करने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। इमेजिन करो, आपको अपना छोटा भाई बहन जो 4-5 साल का वो दिखाई दिया, आप उसके पीछे जाके छुप गए। छुप तो गए, बट छुपना ना छुपना बराबर ही है। इस कंडीशन को बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। इसको क्या बोलेंगे? इक्लिप्स तो है बट पार्शियली इक्लिप्स्ड। जैसे H के पीछे CH3 हो या CH3 के पीछे है, आप समझ रहे? जैसे कि H के पीछे CH3 आ गया, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। और बताओ सबसे कम रिपल्शन किसमें लग रहा है? जब CH3 मैक्सिमम दूरी पर है, जब CH3 मैक्सिमम दूरी पर है, उस कंडीशन में सबसे कम रिपल्शन है। इसे बोलते हैं एंटी फॉर्म। बना लीजिए जरा जल्दी से, जल्दी से बनाइए अपने आप। अच्छा, बता सकते हो किन किन की एनर्जी आपस में बराबर होगी? फर्स्ट की एनर्जी किसके इक्वल होगी? फर्स्ट और फिफ्थ की एनर्जी सेम होगी। सेकंड और सबसे ज्यादा एनर्जी सिक्स की, सबसे कम एनर्जी। इतनी बात क्लियर? देख लीजिए, फर्स्ट और फिफ्थ की एनर्जी सेम है, सेकंड और फोर्थ की एनर्जी सेम है। सब बच्चों ने नोट कर लिया? फिर थोड़ा सा हिस्सा मिटाना पड़ेगा कुछ समझाने के लिए। नोट कर लिया? अब जरा ध्यान दें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो सुनो, ये टॉपिक आपके लिए आसान है, औरों के लिए टफ है। जरा ध्यान से समझना।
मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल बना रहा हूं। इधर जैसे रिएक्शन हम प्रोसीड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट वाला कुछ कुछ स्टैगर टाइप का है। फर्स्ट वाला कैसा है, बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बोर्ड पर देखते रहिए बिल्कुल एकदम। फर्स्ट वाला स्टैगर टाइप का है तो उसकी एनर्जी कम होगी। सेकंड वाला है इक्लिप्स टाइप का तो एनर्जी ज्यादा होगी 2 के ऊपर। थर्ड वाले की एनर्जी सबसे कम होगी। फोर्थ वाले की एनर्जी किसके बराबर होगी? फोर्थ और सेकंड की एनर्जी आपस में बराबर है। फिफ्थ वाले की एनर्जी किसके बराबर है? सिक्स वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा है। देखो एक ऐसा डायग्राम सा बन जाता है, बच्चों को लगता है कितनी बड़ी बात है। देखो ध्यान से, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर तो आप समझ सकते हैं। देख रहे, थर्ड वाले की एनर्जी सबसे कम हो गई। अब देखो, फर्स्ट और फिफ्थ की एनर्जी सेम हो गई, सेकंड और फोर्थ की एनर्जी सेम हो गई, थर्ड की एनर्जी सबसे कम हो गई, और सिक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। कोई इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछ सकता है इसमें एंटी फॉर्म कौन सी है या फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म कौन सी है। बट आधे बच्चे क्या, आधे क्या, 80% बच्चे ग्राफ को देखकर घबरा जाएंगे। नोट कर लिया? जरा एक मिनट ध्यान से देखना, कुछ बातें और बता रहा हूं। सब बच्चे जरा बोर्ड पर देखें, ऐसे भी लिख लो कि मैंने जो बताया था, फर्स्ट और फिफ्थ की एनर्जी सेम है, सेकंड और फोर्थ की एनर्जी सेम है। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले कोई तो ध्यान रखना, सबसे कम एनर्जी थर्ड की, सबसे कम एनर्जी थर्ड की। उसके बाद फर्स्ट और फिफ्थ है तो स्टैगर्ड जैसा, स्टैगर्ड वालों की एनर्जी कम होती है तो फिर आएगा फर्स्ट और फिफ्थ। फिर सेकंड और फोर्थ है तो इक्लिप्स जैसा, फिर आएगा सेकंड और फोर्थ, और सबसे लास्ट में सिक्स्थ आएगा। तो आप कह सकते हैं एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर।
एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं सभी बच्चों से, क्लासरूम में बैठ के कोई भी बच्चा बबल गम ना खाया करे। क्यों? समझ जाते होंगे क्यों? क्योंकि खाने के बाद, क्योंकि सेंस तो होती नहीं, क्योंकि सेंस किसी ने बचपन से सिखाई नहीं होती। खाने के बाद या तो नीचे फेंकोगे या बेंच पे चिपकाओगे या किसी को चिपकाओगे, तो सेंस वो चीज नहीं है ना। तो इसलिए बेस्ट है कि हम लोग यही कहते हैं क्लासरूम में अलाउड ही नहीं है। हम लोग क्लास के बीच में से, मैं बता रहा हूँ, क्लास के बीच में से कहता हूँ कि जाइए बाहर स्पिट करके आइए इसको। इसलिए सब बच्चे ध्यान रखें इस चीज को। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब जरा एक मिनट देखो जरा आगे, एनर्जी डायग्राम सबको क्लियर है? बना लोगे अपना आप ही? एनसीईआरटी में ना, ये एनसीईआरटी की टर्म्स बताओ, सुनो सब बच्चे। एनसीईआरटी की बुक्स में ये टर्म्स यूज किए हुए हैं। अगर एनसीईआरटी की बुक्स में टर्म्स यूज हो रहे हैं तो समझ लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है। पता चला हमने हाई लेवल की बात तो पढ़ ली और जो एनसीईआरटी में गिवन है वो छूट गया। वो नहीं छूटना चाहिए। जरा लिख लीजिए, इसे नोट्स में लिखा हुआ नहीं है। टोरोजनल स्ट्रेन, एक वर्ड यूज करते हैं टोरोजनल स्ट्रेन। जो मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में बताया था उसी का टेक्निकल वर्ड आ रहा है टोरोजनल स्ट्रेन। द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स which affect the stability of a conformation is called torsional strain. क्या पढ़ने के बाद कुछ समझ में आता है? पहले लिख लो आराम से, बेटा बात नहीं। जरा ध्यान दें। देखो, अगर आप देखो मैंने डायग्राम से बना रखा है, सी और एच के बीच बॉन्ड बना हुआ है, मैंने एक लाल रंग का डॉट बना रखा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर लगभग लगभग यही होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत नजदीक होंगे दोनों के। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो दूसरे को रिपेल करेंगे उसी को वर्ड हम यूज करें टोरिजनल स्ट्रेन। अब दोबारा पढ़ के देखो, द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विच इफेक्ट द स्टेबिलिटी। आपको पता अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कोई आपसे पूछे कि बताइए टोरिजनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किस फॉर्म में होता है? इक्लिप्स। अगर आपने वर्ड सुना हुआ होगा तो आपके लिए नॉर्मल आंसर है। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ टोरिजनल स्ट्रेन, टीएस, शॉर्ट में लिखा है टीएस, डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये जो हम रोटेट करते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल आपको पता है एच एच पास आते जाएंगे, ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा। लिख लीजिए, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। मुझे पता है आप लोगों के पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो सब कुछ मैं कवर करा रहा हूं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स, मैं खुद ही इंक्लूड कर लेता हूं। अगर नोट्स में नहीं भी लिखे तो मैं लिखवा देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ टोरसल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। नोट कर लिया? magnitude of TS, torsional strain, depends upon the angle of rotation about carbon-carbon bond. Angle of rotation. क्या कह रहे हैं देखो, this angle is also called dihedral angle और torsional angle. अभी समझाता हूं, पहले आप लिख लो। इस वर्ड पर क्वेश्चन आया हुआ है डाइहेड्रल एंगल के ऊपर। अगर आप PYQ को ट्राई करेंगे तो डाइहेड्रल एंगल पे क्वेश्चन है। अभी मुझे पता है बहुत कुछ वर्ड क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, ये डाइहेड्रल एंगल क्या है। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? The angle is also called dihedral angle or torsional angle. नोट कर लिया? आप देखो जरा, डाइहेड्रल एंगल क्या है, सब बच्चे में ध्यान दें। ये पॉइंट तो खैर आपको क्लियर है। लीस्ट टोरिजनल स्ट्रेन किस में होगा? स्टैगर्ड में। और मैक्सिमम टोरिजनल स्ट्रेन इक्लिप्स। देख लो, उस बात को क्वेश्चन आ सकता है। लीस्ट टोरिजनल स्ट्रेन स्टैगर्ड फॉर्म में होगा और मैक्सिमम टोरिजनल स्ट्रेन इक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा। बात ये क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ नहीं रखे तो ये वहां पर आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि पता नहीं क्या चीज पूछ ली। पहले से पढ़े हुए होते हैं तो आप जल्दी से उसको टिक कर पाते हैं। लीस्ट टोरिजनल स्ट्रेन स्टैगर्ड, मैक्सिमम टोरिजनल स्ट्रेन इक्लिप्स फॉर्म। आपका एक वर्ड दिमाग में अटका होगा, डाइहेड्रल एंगल। देखो जरा, ये जो एंगल है इसे बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल। दो हाइड्रोजन के बीच जो एंगल आ रहा है, डाई हेड्रल एंगल। दो हाइड्रोजन के बीच जो एंगल है इसी को हम बोल रहे हैं डाई हेड्रल एंगल। नोट कर लीजिए, जैसे कि इस केस में 60 है। ये डाइहेड्रल एंगल मैंने बता दिया था कि आपको क्लियर हो जाए। और ये पॉइंट आपने लिख लिया था कि इथेन के कितने कन्फॉर्मर पॉसिबल है? इनफाइनाइट। इथेन के इनफाइनाइट कन्फॉर्मर पॉसिबल है। पॉसिबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज इनफाइनाइट। तो सुनो क्या लिखा हुआ है, सेकंड थर्ड वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट तो पता है हमें? अरे सेकंड पॉइंट तो क्लियर है। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज स्टैगर्ड। थर्ड वाला पॉइंट सुनो, इन द मोस्ट स्टेबल conformation of normal butane, the CH3 group must be inclined at an angle of, जो दो CH3 ग्रुप होते हैं उनके बीच कितना एंगल होना चाहिए? कितना बैठेगा? 180। एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे की तरफ है तो दोनों के बीच कितना एंगल माना जाएगा? 180। लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इन द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन of normal butane, the CH3 group must be inclined at an angle of,
नोट कर लिया? डाइहेड्रल नहीं, इसमें सीएसटी वाला क्वेश्चन बनेगा, तो सीएसटी वाला क्वेश्चन मेन हो जाएगा, बाकी तो एचएच की बीच आप एंगल देख ही रहे। 60 रहे, स्टैगर टाइप का है ना, है तो स्टैगर टाइप का, 60 रहेगा, 60 कहेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कर लिया, नोट कर लिया? नोट हो गया? कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस टकराए गए। अगर आप देखो एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा कोई जिक्र नहीं है, हल्का फुल्का बता रखा है, बाकी इस पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। मुझे पहले इसके लिए पॉइंट क्लियर करना होगा, जरा ध्यान से सुनो, काफी अच्छा पॉइंट है। सबके पास नोट्स है? नहीं भी है तो आप एक लाइन अगर पढ़ सकते हो तो देखो, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, मुझे इस लाइन का मतलब जानना है। डिस्पाइट बेयर प्रेडिक्शन that 5-membered cyclic compound would be the most stable, the 6-member cyclic compound is the most stable. मुझे उम्मीद है लाइन समझ में नहीं आएगी। क्या आपको ये 2 लाइन समझ में आती है? आती है समझ में? नहीं, थोड़ी बहुत की दुकान है ही नहीं है, या तो हाँ या फिर ना है, थोड़ी बहुत तो बस समझ लो जानलेवा है। एनीवन एक्सप्लेन? क्या कोई बच्चा इन 2 लाइनों को एक्सप्लेन कर सकता है किसी में दम? क्यों होनी चाहिए थी उसमें? चलो बोलो, और बोलो। ये कह रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूं। डिस्पाइट बेयर प्रोडिक्शन, बेयर ने कोई बात कही थी और वो बात सही है, उस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। समझो बात को। अरे पहले मेरी बात सुन लो, पहले मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं। बेयर ने कोई बात कही थी और बेयर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बात प्रूव्ड है वो। अगर हम बेयर की थ्योरी को फॉलो करते हैं तो जो 5 कार्बन की रिंग है, जो 5 कार्बन से रिंग बनती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी। प्रैक्टिकली हम देखते हैं 5 कार्बन की रिंग से भी ज्यादा स्टेबल 6 कार्बन की रिंग होती है। 5 कार्बन से भी ज्यादा स्टेबल जो रिंग होती है वो 6 कार्बन वाली रिंग होती है। इस पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। तो ये वाली बात आपको तब समझ में आएगी, पहले तो ये समझ में आए कि बेयर ने क्या कहा। फिर सुनो मेरी बात, अगर टॉपिक को समझना है, फिर ये वाली बात कि 5 वाली ज्यादा स्टेबल क्यों होनी चाहिए थी, और फिर ये वाली बात कि 6 वाली क्यों ज्यादा स्टेबल है, तब जाके ये बात क्लियर होगी। पहली बात समझो, बेयर ने क्या कहा। बेयर ने कहा, देखते हैं क्या कहा। जैसे कि आप ये देखो, बोर्ड पे ध्यान सुनते रहो, ये टॉपिक वैसे नहीं है कि मतलब नॉर्मल टॉपिक नहीं है।
जैसे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। इतना होना चाहिए। अगर ये एंगल ज्यादा हो जाए या ये एंगल कम हो जाए तो उस एंगल में खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेन। उस एंगल में खिंचाव आता है। उस खिंचाव की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। भाई आपकी गर्दन अगर नॉर्मल है तो आप 180 का घुमा सकते हो। अगर कोई इसमें 20 और घुमा दे, जितनी घूमनी चाहिए थी उसमें 20 और घुमा, सुन लो पहले बात, 20 और घुमा दे, आपके हाथ पे चलने शुरू हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाओगे। समझो बात को। या फिर मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, समझ सकते हैं आप। आपके पास एक लोहे की रॉड है, वो इस तरीके से मुड़ी हुई है, ऐसी शेप उसकी यही है। अगर आप उसे अंदर की तरफ दबाओगे तब भी एक आप खिंचाव मतलब एक महसूस करोगे, और इसे बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करोगे तब भी एक अलग तरह का प्रेशर महसूस करोगे। कहने का मतलब यह कि जो जैसा होना चाहिए अगर आप उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें खिंचाव आता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसे बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये यूनिवर्सल लॉ है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। समझ में आ गया? भाई जितना एंगल होना चाहिए अगर उससे ज्यादा एंगल है या उससे कम एंगल है तो उसमें खिंचाव आता है, स्ट्रेन आता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और ये एंगल जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ज्यादा खिंचाव आएगा, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। पहले बताओ बेयर स्ट्रेन थ्योरी समझ में आई? अब सुनो दूसरा पॉइंट, कि 5 वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होना चाहिए था। एक एक करके बात कर रहे हैं ना, पहले बात सुन लो, मैं सारी बात समझा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। कुछ भी नहीं पता तो भी आप समझ सकते हो। एक मिनट जरा बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर ध्यान से देखें। ये तो गर्दन घुमा के दिखवा रहा था किसी की। आप देखो जरा ध्यान से, अगर साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल कितना हो गया 60, जबकि सिंगल बॉन्ड है, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है। और सोचो एंगल होना चाहिए था 109.5 और बॉन्ड एंगल कितना है 60। साइक्लोब्यूटेन में 90, साइक्लोपेंटेन में 108 और साइक्लोहेक्सेन में 120। आप ये बताओ 109.5 के सबसे नजदीक कौन है? 108। तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी सबसे कम खिंचाव किसमें होना चाहिए? साइक्लोपेंटेन में। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है। हम ये भी जानते हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है। तो इट मींस कहीं ना कहीं कोई थ्योरी या कोई पॉइंट मिसिंग हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा, हमें उस पॉइंट को पढ़ना है। पहले बताओ टॉपिक का बैकग्राउंड समझ में आया? मैंने क्या कहा, पहले तो ये पता होगी व्हाट इज बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अभी आपने एक बार पढ़ ली, आगे तक के लिए काम आएगी। एक क्वेश्चन पता कहा था इस पर, एक क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन याद दिला दूं। जैसे फास्फोरस है, ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन आया हुआ है। वहां पर बच्चों को समझ में नहीं आता, यहां पर इसका बॉन्ड एंगल 60 होता है। कहते हैं कि जो P4 है, जो व्हाइट फास्फोरस होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों? तो उसका रीजन देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। बॉन्ड एंगल 60 है, बॉन्ड एंगल बहुत कम है, मतलब यहां पर एक एंगुलर स्ट्रेन होता है। एंगुलर स्ट्रेन होने से क्या होगा? अनस्टेबल होगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा।
पॉइंट इनऑर्गेनिक में सोचो, इनऑर्गेनिक का 15 ग्रुप का क्वेश्चन है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों? एंगुलर, जो उसका स्ट्रक्चर आप देखते हैं उसमें एक एंगुलर स्ट्रेन होता है। अब ये पॉइंट वहां तो समझ में आता नहीं कि एंगुलर स्ट्रेन से क्या मतलब है। अब मैंने आपको पूरा विद एग्जांपल समझा दिया व्हाट इज एंगुलर स्ट्रेन, क्या है एंगल की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। कुछ नोट करना ऐसे भी नोट कर लो, आई हैव अ क्वेश्चन है। P4 का स्ट्रक्चर इस बहाने याद रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 60 है, बॉन्ड एंगल के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, P4 में बॉन्ड एंगल। बोलिए, बात क्लियर हो गई? जरा सुनो ध्यान से, एक मिनट सुन लीजिए। मैं पहली बोल रहा हूँ टॉपिक बहुत अच्छे लेवल का है, इसलिए बहुत धीमे धीमे और जानबूझ के मैंने अपनी स्पीड स्लो कर ली। जितना टॉपिक बढ़िया मेरी स्पीड ऑटोमेटिक, क्योंकि मुझे अपने टाइम याद आता है। हमारे टाइम में एक ऑर्गेनिक के टीचर थे बड़े फेमस, बहुत दूर दूर तक फेमस थे। उनका तरीका क्या था, उनके एक हाथ में चौक रहती थी और एक हाथ में डस्टर। आप सोचो सीन क्या होता था, एक हाथ से लिखते थे और दूसरे हाथ से मिटाते थे। आप इमेजिन करो कि एक हाथ से लिख रहे हैं और दूसरे हाथ से मिटाते हुए चल रहे हैं। अब जिस बच्चे ने कॉपी कर ली वो इंटेलिजेंट माना जाता था, जिसने मतलब पूरा नोट्स कर लिया, वो कहते हैं क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा से पूरे नोट्स, वो इंटेलिजेंट था जिसने पूरा नोट कर लिया। और मुझे ये चीज अपने टाइम में बहुत बुरी लगती थी कि जैसे ही कोई टॉपिक टफ आता था टीचर चिल्लाना शुरू कर देती थी और स्पीड बढ़ा दिया करते थे। पता चला जब तक ये समझ में आया कि टॉपिक समझ में आया नहीं आया तब तक टॉपिक ही खत्म। इसलिए मैं बिल्कुल उल्टा ही करता हूँ, जब टॉपिक टफ हो गया अब आराम से बैठ गया, अब आराम से अब सोचो कि कहाँ दिक्कत है, जो भी सोचना है यही सोचो, ताकि घर पे जाके सोचने की जरूरत ना पड़े। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, साइक्लोपेंटेन पॉइंट आगे भी काम आएगा आपको। साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, इन चार में से कोई पूछने, साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होता है, रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। कोई पूछ रहे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन में कौन ज्यादा स्टेबल है? साइक्लोहेक्सेन। अब जानना है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात है कि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी वाली बात को भी गड़बड़ हो रही है। देखते हैं जरा, क्या लिखा पॉइंट, देखो लिख लो। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी साइक्लोपेंटेन को मोस्ट स्टेबल होना चाहिए था, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के क्लोज है, जिससे एंगुलर स्ट्रेन कम होगा, बट प्रैक्टिकली साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप लिख लो, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉल करना आसान रहेगा।
नोट कर लिया? किसी ने टॉटोमेरिज वाले क्वेश्चंस किए? टॉटोमेरिज पर क्वेश्चंस किए हो, PYQ करे हो किसी ने? आकाशदीप वगैरह क्या नाम तुम्हारा? नहीं करे क्वेश्चन वगैरह? कब करोगे? मैं आपको जेन्युइन राय दूंगा, जेन्युइन राय। डिसीजन देखो आपका है, क्योंकि बट एज ए स्टूडेंट कई बार हम नहीं सोच पाते, बड़ा मुश्किल है डिसीजन लेना, बट फिर भी मेरी सोच क्लियर है। मैं तो क्लियर सोच के साथ काम करता हूँ, क्योंकि पता है 1 महीने बाद अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा, मेरे सारे सब्जेक्ट के सिलेबस 70% है, तो उससे वो रिजल्ट आ ही नहीं सकता जो आपको चाहिए। और आप ये भी जानते हो कि जो मई में अटेम्प्ट होगा, अप्रैल मई में जो भी अटेम्प्ट होगा, वो अटेम्प्ट आपका फार बेटर होगा। बट ये ना हो कि आप ये महीने 2 महीने खराब कर लो। एग्जाम कब है अब? 13 फेब। चलो खत्म कर लो इसे फिर, चलो खत्म कर लो। 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ। सब बच्चे ध्यान दें। 6 मेंबर, 1 मिनट सुनो बेटा, बात नहीं। क्या लिखा हुआ है? 6 मेंबर्ड cyclic compound are most stable because they can exist in a conformation. क्या कह रहे हैं? वो conformation में एग्जिस्ट करते हैं, that is almost completely free of strain. मतलब वो जो 6 कार्बन की रिंग वाला है, वो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, और जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं फिर उसमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन नहीं होगा। स्ट्रेन कब नहीं होगा? जब बॉन्ड एंगल 109.5 के बहुत नजदीक होगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से एंगल्स बनते होंगे कि उसका बिल्कुल नजदीक एंगल आपको देखने में तो 120 लग रहा है, बट प्रैक्टिकली 120 एंगल नहीं होगा। क्या लिखा हुआ देखो, दिस कंफर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द चेयर कंफर्मेशन. In a chair conformation, cyclohexane, all bond angles are 111 degree. आप देख रहे हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी को आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, वो तो सही है। बाद में देखा कि उसमें जो बॉन्ड एंगल आ रहा है 111, 109.5 के बहुत नजदीक एंगल। और दूसरी बात, कंफर्मेशन, चेयर फॉर्म बोट फॉर्म में, बोट फॉर्म चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, उससे भी स्टेबिलिटी आती है, which are very close to the 109.5 degree, and all the adjacent carbon hydrogen bond are staggered. स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टैगर्ड फॉर्म में होंगे तो उस केस में लीस्ट रिपल्शन होगा, लीस्ट एनर्जी होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। अभी सुनो, मुझे पता है इतना सुनने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं गया होगा। सुनो, मोटी मोटी बात सुनो जो आप दिमाग में रख सकते हो, कि 6 कार्बन की जो रिंग बनती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, हम जानते हैं। कोई कहे क्यों होती है? उनका वो कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करती है। जब कंफर्मेशन में हम बॉन्ड एंगल चेक करते हैं तो 111 के आसपास आता है, जो 109.5 के बहुत नजदीक है। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्ट्रेन फ्री एंगल है, स्ट्रेन नहीं आ रहा। जितना क्लोज होगा उतना कम स्ट्रेन होगा। दूसरी बात, उसमें एक होती है कंफर्मेशन में चेयर फॉर्म, एक बोट फॉर्म। जो चेयर फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? उसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सब स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म में लीस्ट रिपल्शन होता है, लीस्ट एनर्जी होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। इस बात से और क्लियर हो जाएगा कि आप देखो, एंड ऑल एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्टैगर्ड। अब 1 मिनट देखते रहो, बोर्ड पर देखते रहो। पहले बोल चुका हूं टॉपिक को स्पेशल टॉपिक है तो ध्यान से देखो, बोर्ड पर देखो। मैं आपको बनाना सिखाता हूं, कैसे बनाएंगे। बनाने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। देखो, मैंने एक चेयर फॉर्म बनाने की कोशिश करी है, फिर से देखना जरा, बोर्ड पर देखो।
इसे ऐसे समझ लो जैसे कभी आपने इमेजिन करा रिलैक्स चेयर नहीं होती, जैसे रिलैक्स चेयर होती है उस टाइप की समझ लो आप, कि एक पोर्शन ऊपर की तरफ है और लेग वाला पोर्शन नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में जो सारे एंगल है कार्बन हाइड्रोजन एंगल जो आते हैं सारे स्टैगर्ड फॉर्म में आते हैं। लीस्ट रिपल्शन होता है, लीस्ट एनर्जी होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। आप देखो जरा, इसे एक बार बना के देखना, समझाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। जरा बोर्ड पर देखो आप, मैं समझाता हूं उसे। एक मिनट देखो जरा, यहां से स्टार्ट करो, पहले 2 लाइन खींचो, बनाओ जरा, पहले 2 पैरेलल लाइन खींचो, 2 पैरेलल लाइन खींच कर फिर एक नीचे की तरफ कर दीजिए और एक ऊपर की तरफ कर दीजिए। 2 पैरेलल लाइन खींचिए, उसमें एक नीचे की तरफ बना दीजिए, एक ऊपर की तरफ बना दीजिए। इतना बन गया? जरा एक मिनट सुन लो, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अरे पहले सुन लो मेरी बात, बाद में डिस्कस कर लो। पहले मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। अरे छोड़ो उसकी कहानी, छोड़ो। आरोही जी, क्या नाम है, ध्यान दो। हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। आप कह सकते हैं हर एक कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स हैं। ध्यान से सुनो, एक तो होगा अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, जिसे बोलेंगे एक्सियल, और एक एक जो बॉन्ड होगा वो इन द प्लेन होता है, उसे बोलते हैं इक्विटोरियल। हर एक कार्बन के पास 2 बॉन्ड होंगे, एक तो या तो अबव द प्लेन होगा, बिलो द प्लेन, उसे बोलते हैं एक्सियल, और एक इन द प्लेन होगा, उसे बोलते हैं इक्विटोरियल। जरा एक मिनट बोर्ड पे देखते रहिए, मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब देखो मैंने, और एक बात देखो, अगर फर्स्ट वाले कार्बन पर एंगल एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो दूसरे पर वो नीचे की तरफ होगा, तीसरे पे ऊपर की तरफ होगा, चौथे पे नीचे की तरफ, पांचवे पर ऊपर की तरफ, छठे पे नीचे की तरफ। ये जो एक्सियल बॉन्ड, ये बनाने का स्टैंडर्ड पैटर्न है, बनाइए। अगर फर्स्ट वाले पर आपने ऊपर की तरफ रखा है तो सेकंड वाले पे नीचे की तरफ जाएगा एक्सियल बॉन्ड। जरा ध्यान दें। अच्छा एक बात तो सुनो, C1 एक्सियल, समझ गए क्या कह रहा हूं? C1 एक्सियल और C2 एक्सियल, ये आपस में सिस है या ट्रांस है? दूर दूर हो गए ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना ये पॉइंट, C1 एक्सियल, और जो बगल वाली एक्सियल पोजीशन होगी वो नीचे की तरफ होंगी। तो C1 एक्सियल और C2 एक्सियल ये आपस में ट्रांस होंगे। समझ में आ गई बात? ऐसी कोई पूछा C2 और C3 ट्रांस, C3 C4 ट्रांस। अब जरा एक मिनट सुनो, बोर्ड पर देखो, अभी लिखवा दूंगा सारी चीजें, पहले एक मिनट बोर्ड पर देख लो, एक बार दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करो, पहले आप बोर्ड पर ध्यान से देखो। अब देखो, हमने C1 ऊपर की तरफ बनाया, इक्वेटोरियल थोड़ा नीचे की तरफ बनाएंगे। अब जैसे नीचे की तरफ गया 2 पर, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा इक्वेटोरियल। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे C1 एक्सियल
और C2 इक्विटोरियल, इसे C1 एक्सियल और C2 इक्विटोरियल, ब्लू वाली जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, और एक्सियल भी ऊपर की तरफ है C1। भाई C1 एक्सियल C2 एक्सियल तो ट्रांस है कंफर्म, कि एक C1 एक्सियल ऊपर की तरफ है और C2 एक्सियल नीचे की तरफ है, दूर दूर है। अब C1 एक्सियल और C2 इक्विटोरियल, ये तो पास पास हो जाएंगी पहले वाले से, तो इसको हम सिस फॉर्म कह सकते हैं। ये पोजीशंस पूछ लेते हैं कई बार, पहले आप बना लो, पहले आप बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है। अगर आपके पास डिफरेंट कलर नहीं है तो पतली मोटी कर लीजिए लाइनें। बेटा बात नहीं, बात नहीं। अब देखो जरा, रेड वाली एक्सियल है और ब्लू वाली इक्विटोरियल। C1 एक्सियल C2 एक्सियल, बताओ क्या कहोगे सारे बच्चे, बताइए ट्रांस। और C1 एक्सियल और C2 इक्विटोरियल सिस। नो डाउट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में पॉइंट टकराएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट दिखाई नहीं देंगे। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आधे बच्चों को तो शक्ल दिखा के डरा देते हैं, एक अजीब सा क्वेश्चन बना दे, पता चला आधे बच्चे शक्ल देख के छोड़ देंगे, उन्हें यही नहीं पता कि एक्सियल क्या है, इक्विटोरियल क्या है। नोट कर लिया? हाँ, ये आप जब पूरा डायग्राम बनाओगे ना प्रैक्टिकली, तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी तो हम 2 डायमेंशन पे समझ रहे हैं, तो आप समझ के देखो कि एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये आप ऐसे इमेजिन करो सारे के सारे कार्बन ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल हैं। जितने भी कार्बन यहां बने हुए सारे के सारे टेट्राहेड्रल हैं। जब आप बना के देखोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, बना लोगे C1 एक्सियल, एक बार फिर से देख लो जरा, मुझे लगता नहीं कि बनाने में कोई दिक्कत आएगी। अगर पहले वाला एक्सियल ऊपर है, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, छठा नीचे। इक्वेटोरियल आप देखो, अगर ये अगर आप देखो इस वाले कार्बन को सिर्फ आप एक ध्यान से देखो, आपको टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस कार्बन को देख रहे हैं तो आपको वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिखाई देगा। ऐसी जितनी भी कार्बन है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड एंगल तो वही आ गया, बॉन्ड एंगल तो वही आ गया लगभग टेट्राहेड्रल वाला, तो सारे कार्बन टेट्राहेड्रल ही। तो अब देखो जरा, आप ये इस टाइप से बनेगा, अगर समझो तो ये नीचे की तरफ तो ये ऊपर की तरफ, ऐसे ही आप देखिए। अगर ये ऊपर, ये आप सोचो एक्सियल नीचे की तरफ जा रहा है तो इक्विटोरियल ऊपर की तरफ है, अगर उधर एक्सियल ऊपर की तरफ है तो इक्विटोरियल थोड़ा नीचे की तरफ होगा। इसी टाइप से बनता चला जाएगा। ये चेयर फॉर्म में ध्यान रखना। देखो एक पॉइंट क्या लिखा हुआ, जरा समझना बात को, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। सब बच्चे बहुत ध्यान सुनो, क्योंकि आपके यहाँ टॉपिक बहुत कम दिया हुआ है।
As a result of rotation about carbon-carbon single bond, cyclohexane rapidly interconvert between two stable chair conformation. मतलब जो चेयर फॉर्म थी ना आपकी रिलैक्स वाली चेयर, सोचो वो ऐसी है, पैर ऊपर, मतलब सब पैर तो नीचे थे, सर ऊपर था। अब बाद में वही चेयर, पैर तो ऊपर की तरफ चला गया और सर नीचे की तरफ। ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है। ये जो चेयर फॉर्म है ना, ये दो स्टेबल चेयर फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्ट होती रहती है। उससे क्या होगा, तो क्या लिखा हुआ पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन, सब बच्चे ध्यान से सुन लो, स्पेशल पॉइंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, cyclohexane rapidly interconvert between two stable chair conformation. The interconversion is known as ring flip. इसे कहते हैं रिंग फ्लिप हो रही है, फ्लिपिंग जिसे बोलते हैं। When the two chair form interconvert, अब ऐसे में क्या होता है, axial bond become equatorial and equatorial bond become axial. जब ये चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो एक्सियल बॉन्ड तो इक्वेटोरियल बन जाएगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड। इतने क्वेश्चंस है नहीं आपके यहां इस लेवल पर फिर भी दो चार पॉइंट्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप इन पॉइंट्स को रखोगे दिमाग में तो आप कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुनो, अभी पॉइंट है इसमें भी। साइक्लोहेक्सेन कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन बोट कन्फर्मेशन। जरा सुन लो ध्यान से, बोट कन्फर्मेशन लाइक द चेयर कन्फर्मेशन, द बोट कन्फर्मेशन इज ऑल्सो फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन। जो बोट कन्फर्मेशन है वो भी ऑलमोस्ट कोई स्ट्रेन नहीं है। हाउएवर द बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल देन द चेयर कन्फर्मेशन बाय 11 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब क्या है कि बताओ बोट की एनर्जी ज्यादा है कम है? बताओ बोट की एनर्जी ज्यादा है कम है? ज्यादा है। इतनी एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी लेस स्टेबल। अब सुनो, ये एनर्जी ज्यादा क्यों है? कहीं ना कहीं रिपल्शन ज्यादा आ रहा होगा। बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ सम ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन बोट कन्फर्मेशन आर इक्लिप्स्ड। पहले वाले में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या थे? स्टैगर्ड। बोट के अंदर क्या है? इक्लिप्स्ड। आप देखो डायग्राम बना रखा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे आ रहे हैं? इक्लिप्स्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, स्टैगर्ड फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमारी चेयर फॉर्म है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टैगर्ड फॉर्म में है, और बोट फॉर्म के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्लिप्स फॉर्म में। एक पॉइंट और है, जरा ध्यान दे, एक मिनट, एक वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। जरा ध्यान से देखना, मैंने राइट साइड में डायग्राम सा बनाया है। कभी आपने बोट देखी हो तो बोट पे एक झंडा नहीं लगा देती? सोचो बोट के हमने दोनों हिस्सों में झंडा लगा रखा है, फ्लैग पोल। वहां पर हाइड्रोजन है, बोट के दोनों तरफ जहां फ्लैग लगाते हैं वहां पर कौन है? हाइड्रोजन। उन्हें क्या नाम दिया है? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। कहते हैं उस कंडीशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से एक रिपल्शन क्रिएट होता है। रिपल्शन क्रिएट होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो एक फ्लैग पोल हाइड्रोजन वाली बात और कौन, आपको कम से कम वर्ड तो सुन लिया, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ गया, वो पढ़ नहीं रखा तो लगे क्या चीज आ गई, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। समझे? बोर्ड फॉर्म के अंदर जो टॉप पोजीशन पर दो हाइड्रोजन होंगे उनको नाम दे रहे हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। द बोट कन्फर्मेशन इज फर्दर destabilized by the close proximity of the फ्लैग पोल हाइड्रोजन। सो क्या कह रहे हैं कि जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन है बहुत क्लोज आ जाते हैं, उसकी वजह से उनमें रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है। These hydrogen are 1.8 एंगस्ट्रॉम apart, but the van der Waals radius 2.4, मतलब बहुत क्लोज आ गए। The flagpole hydrogen are also known as trans-nuclear hydrogen। आप देख रहे हैं फ्लैग पोल की वजह से कितनी कितनी एनर्जी है। The boat conformation is further destabilized by the close proximity of flagpole hydrogen। तो दो रीजन आ गए। अगर कोई पूछे कि बोट कन्फर्मेशन अनस्टेबल है चेयर कन्फर्मेशन से, तो उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
इक्लिप्स कंडीशन में आ गए और फ्लैग पोल हाइड्रोजन के बीच क्लोज होने की वजह से जो रिपल्शन होता है उससे भी एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब पढ़ने को तो इस टॉपिक को हम और भी डिटेल पढ़ ले, बट ये भी ज्यादा है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये भी मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं इस टॉपिक में 2 दिन और खींच दूं, कोई फायदा नहीं है। एक मिनट देख लो जरा भी। ये तो क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया। पॉसिबल कन्फर्मर ऑफ इथेन, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन staggered in the most stable conformation of normal butane, the 2 CH3 group must be inclined at an angle of 180। चलिए बाकी इसमें फिर कल करते हैं।